नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्विजय इकॉन लैब में। आज हम करने वाले हैं हमारी यूनिट 3 का चैप्टर 2 एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट से संबंधित 100 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज, जो कि आपकी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लास्ट ईयर इस टॉपिक से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस वर्ष भी कोच थ्योरम और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लगभग यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं: एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट अकाउंटिंग, एनवायरनमेंट रेगुलेशन इन इंडिया, क्लाइमेट चेंज और कोच बार्गेनिंग थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरी यूनिट आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट का और भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो इसकी मीनिंग क्या होती है: रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट जनरेशन की जो आवश्यकताएं हैं उसको आप पूरा करेंगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जो आवश्यकताएं उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यही एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बताता है। और ब्रटलैंड कमीशन जो बना था 1987 में, उनके द्वारा इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है कि डेवलपमेंट एंड मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। इससे रिलेटेड एमपीपीएससी 2024 में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा गया था कि ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट का नाम क्या है। तो उस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है: कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन कंट्रोल, इंटरजनरेशनल इक्विटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। वहीं टाइप ऑफ सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप की सस्टेनेबिलिटी होती है। एक होती है आपकी वीक सस्टेनेबिलिटी और दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी। वीक सस्टेनेबिलिटी में क्या होता है कि नेचुरल कैपिटल कैन बी रिप्लेस्ड बाय मैन मेड कैपिटल। जो नेचुरल कैपिटल है उसको हम मैन मेड कैपिटल से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन कंपेंसेट बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। जो डिफॉरेस्टेशन है उसको हम कंपेंसेट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके। वहीं स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि नेचुरल कैपिटल कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। जो नेचुरल कैपिटल है उसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल देखें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस कैन नॉट बी फुली रिप्लेस। जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है उसको हम पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, है ना। ये इसकी स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी का एग्जांपल है। अब पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी देखें तो इसके 3 पिलर होते हैं: इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। इकोनॉमिक में आता है आपका इनकम ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट। सोशल में इक्विटी, एजुकेशन, हेल्थ आता है। वही एनवायरमेंटल में आता है रिसोर्स कंजर्वेशन एंड पॉल्यूशन रिडक्शन। अगला कॉन्सेप्ट है आपका एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट डिलेमा से रिलेटेड। तो डेवलपमेंट के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है: इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अर्बनाइजेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, हायर जीडीपी की, एम्प्लॉयमेंट की और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। लेकिन डेवलपमेंट के कारण क्या होते हैं कि उससे पॉल्यूशन होता है, रिसोर्स का डिप्लेशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है और इकोलॉजिकल डैमेज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या ट्रेड ऑफ हो रहा है, मतलब क्या क्या अदला बदली हो रही है यहाँ पर कि डेवलपमेंट अगर हमें चाहिए तो उसके बदले में हमें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाना पड़ रहा है। मतलब हायर जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए अगर हमें इंडस्ट्रियाँ लगानी है तो उससे क्या होगा: एयर पॉल्यूशन होगा, आपका वाटर पॉल्यूशन होगा, इकोलॉजिकल डैमेज भी होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा। तो ये इसके 2 साइड बता रहा है। तो एनवायरनमेंट कुजनेट कर से एक नया कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर, जो क्या बताता है कि इनकम पर कैपिटा और पॉल्यूशन के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। इसमें 2 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 में क्या होगा कि आपकी इनकम बढ़ेगी लेकिन इससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। वहीं स्टेज 2 में क्या होगा कि पीपल अब जागरूक हो जाएंगे क्लीन एनवायरनमेंट के प्रति, स्वच्छता के प्रति। तो इससे क्या होगा कि आपकी इनकम बढ़ेगी लेकिन यहाँ पर पॉल्यूशन कम हो जाएगा आपका, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या है आपका: ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और सर्कुलर इकोनॉमी आपका इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग से। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल नेशनल इनकम इग्नोर्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो ट्रेडिशनल नेशनल इनकम है वो क्या करती है: एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है उसको इग्नोर करती है। मतलब क्या है कि हम जो जीडीपी निकालते हैं उसमें आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को शामिल कहाँ करते हैं, है ना। वही एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में क्या होता है कि इनकॉर्पोरेट्स नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड रिसोर्स डिप्लीशन। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में ये होता है कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल कॉस्ट और रिसोर्स डिप्लीशन को इसमें शामिल किया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट है आपके सामने ग्रीन अकाउंटिंग का। तो ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है: एडजस्ट जीडीपी एनएनपी बाय डिडक्टिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट।
जीडीपी एनएनपी में से हम जब एनवायरमेंटल कॉस्ट को डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे सामने ग्रीन अकाउंटिंग निकल के आ जाती है। इसका फार्मूला होगा, जैसे ग्रीन अकाउंटिंग में हम ग्रीन जीडीपी निकालेंगे और ग्रीन एनएनपी निकालेंगे। तो ग्रीन एनएनपी निकालना है हमें, तो एनएनपी में से डेप्रिसिएशन हम नेचुरल कैपिटल माइनस कर देंगे। वहीं ग्रीन जीडीपी निकालना है तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन हम नेचुरल कैपिटल को हम माइनस कर देंगे। इसके कंपोनेंट होते हैं नेचुरल कैपिटल एंड प्रोड्यूस कैपिटल। नेचुरल कैपिटल जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, जैसे फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल, बायोडाइवर्सिटी। वहीं प्रोड्यूस कैपिटल में क्या आता है आपका, प्रोड्यूस कैपिटल में आता है बिल्डिंग, मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोड्यूस कैपिटल में क्या आता है आपका, बिल्डिंग, मशीन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखते हैं सस्टेनेबल नेट नेशनल इनकम। इससे आपका 2022 और 2024 दोनों में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, सस्टेनेबल नेट नेशनल इनकम में मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल और एनवायरमेंट कैपिटल दोनों इंक्लूड होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग की, तो बेटर वेलफेयर मेजरमेंट के लिए, सस्टेनेबल प्लानिंग के लिए और रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए आपकी इसकी इंपॉर्टेंस है। वहीं इसकी कुछ लिमिटेशन भी है कि इसकी वैल्यूएशन डिफिकल्ट है। मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसकी वैल्यूएशन डिफिकल्ट है, डेटा प्रॉब्लम और लेक ऑफ स्टैंडर्ड मेथड यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगला है आपके सामने कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशन इन इंडिया। तो भारत में एनवायरनमेंट के लिए कौन कौन से रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और फिर मेजर एनवायरमेंटल लॉ, और फिर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। तो ये तीन हम इस बेस्ड पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 48A है, जिसमें ये बताया गया है कि स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। जो राज्य है वो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्ट करेगा और उसको इम्प्रूव करेगा। आर्टिकल 51AG में क्या बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। हमारे जो सिटीजन्स है उनकी क्या ड्यूटी होगी कि वो पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और मेजर एनवायरनमेंट लॉ देखें तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट है, 1974 में बना था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो था 1981 में बना है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 में था बना, जो कि भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 1984 में 23 दिसंबर की रात्रि के दौरान। तो उस समय पर ये उसके बाद में ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1984 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अब रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन देखें तो हमारे सामने है MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये क्या नोडल मिनिस्ट्री है। CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो 1974 में स्टेब्लिश हुआ था। SPCB, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट देखें तो कार्बन टैक्स, टैक्स ऑन कार्बन एमिशन, पॉल्यूशन चार्जेस। पॉल्यूशन चार्जेस में क्या होता है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को अपनाया जाता है। और सब्सिडीज फॉर एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। जो हमारा टेम्परेचर और वेदर पैटर्न है उसमें लॉन्ग टर्म में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्लाइमेट चेंज को बताता है। इसके कारण क्या होते हैं, 2 टाइप के काज हैं आपके, नेचुरल काजेस एंड ह्यूमन काजेस। नेचुरल काज में देखिए तो वॉल्केनिक इरप्शन, सोलर वेरिएशन, ये नेचुरल काज है। ह्यूमन काज में देखिए तो फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इसके ह्यूमन काज है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आप ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। मतलब CO2, CH4, N2O और CFCs ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ग्रीन हाउस गैस का क्या इफेक्ट होता है कि हीट ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेयर गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और हमारा जो तापमान है वो बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर का। इसके इम्पैक्ट देखें तो इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल 3 इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं हमें। इकोनॉमिकली देखें तो रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर लॉसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, एग्रीकल्चर में लॉस देखने को मिलता है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी होता है। सोशल कॉज देखें, इसके सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, तो पॉवर्टी होती है, माइग्रेशन होता है, हेल्थ रिस्क और लॉस ऑफ लाइवलीहुड, इसमें सोशल इम्पैक्ट पड़ते हैं। एनवायरमेंटल देखें तो ग्लेशियर मेल्टिंग, सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हैं इसके। इंडिया स्पेसिफिक में देखें तो मानसून, अनसर्टेनिटी, वाटर स्कैर्सिटी, कोस्टल फ्लडिंग, हीट वेव्स देखने को मिलती है। इसकी रेमेडीज़ क्या है, क्या क्या उपाय हैं, तो मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। मिटिगेशन में यह होता है कि एमिशन को रिड्यूस किया जाता है, वहीं एडाप्टेशन में यह होता है कि चेंजेस को एडजस्ट कर लेना। तो मिटिगेशन के क्या क्या उपाय हैं, तो सोलर एंड विंड एनर्जी, अफॉरेस्टेशन, एनर्जी इफिशियंसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ये आपके मिटिगेशन हैं। और एडाप्टेशन में देखें तो क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, फ्लड कंट्रोल, वाटर कंजर्वेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपके एडाप्टेशन के रेमेडीज हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट में देखें तो UNFCCC जो कि 1992 में बना था।
और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, जिसका लक्ष्य है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करना और प्रिफरेबली 1.5 डिग्री तक लेके आना। कोप, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, एनुअल क्लाइमेट नेगोशिएशन यहाँ पर होता है। और आगे देखें तो इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव अपनाए हैं, तो यहाँ पर इंडिया के 8 मिशन है। नेशनल सोलर मिशन, इन्हेंस एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्ट्रेटेजिक नॉलेज मिशन, ये इंडिया के इनिशिएटिव है। अगला है आपका कॉस्ट बार्गेनिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट थ्योरम किसके द्वारा दी गई थी, आपके रोनाल्ड कॉस्ट के द्वारा दी गई थी और उनको 1991 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। कॉस्ट थ्योरम होती क्या है, when property rights are clearly defined and transaction costs are zero, private bargaining leads to efficient allocation of resources। मतलब क्या है कि जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स है वो क्लियरली डिफाइंड है और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आपकी जीरो है, तो प्राइवेट बार्गेनिंग जो है वो आपके इफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेके जाती है। इसकी कंडीशन ये होती है कि क्लियरली डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए और जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होना चाहिए। यहाँ पर जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट से आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए थे और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसकी 3 कंडीशन है। एग्जांपल देखिए हम, तो फैक्ट्री कॉजेस पॉल्यूशन अफेक्टिंग फार्मर। एक कोई फैक्ट्री है जो कि पॉल्यूशन उत्पन्न कर रही है, तो उससे क्या होगा कि जो आसपास के फार्मर है उनके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फैक्ट्री एंड फार्मर नेगोशिएटेड कंपेंसेशन एंड इफिशिएंट सॉल्यूशन इमर्ज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के बिना इंटरवेंशन किए भी जो फैक्ट्री और फार्मर है वो एक दूसरे से क्या कर लेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे और अपने इफ़िशियंट सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन है, इफ़िशियंट अलोकेशन हो जाता है यहाँ पर, लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। लेकिन इसके नुकसान भी है कि हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स यहाँ पर होते हैं, इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, मतलब इन्फॉर्मेशन जो सूचना है वो असिमेट्री हो सकती है उसमें, बिग प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं यहाँ पर और एक्सटर्नलिटी मेजर प्रॉब्लम मेजरमेंट का ये समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे एमसीक्यूज़ की ओर। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स द्वारा वापिस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट इन द केस ऑफ कॉस्ट थ्योरम एंश्योरिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज इफ द टू साइड्स टू एन एक्सटर्नलिटी कैन बार्गेन टुगेदर। तो कॉस्ट थ्योरम से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो कॉस्ट थ्योरम जो होती है वो जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स में वर्क करती है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सस्टेनेबल नेट नेशनल इनकम से। तो सस्टेनेबल नेट नेशनल इनकम टैक्स इनटू अकाउंट, तो ऑप्शन से इसके ओनली एनवायरमेंटल कैपिटल, ओनली मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, ओनली बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनवायरमेंटल कैपिटल, बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ह्यूमन कैपिटल। तो करेक्ट आंसर है आपका बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनवायरमेंटल कैपिटल। ग्रीन अकाउंटिंग में क्या शामिल होता है आपका, नेचुरल कैपिटल और प्रोड्यूस कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल दोनों शामिल होते हैं इसमें ग्रीन अकाउंटिंग में। अगला क्वेश्चन था आपका पब्लिक गुड से, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड का कौन सा फीचर इसमें से है, तो ऑप्शन से राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस, राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल। तो इसमें से करेक्ट आंसर है आपका नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं जो कि नेचर के द्वारा हमें मिलते हैं, जैसे क्लीन एयर, नेशनल डिफेंस, ये सब जो है पब्लिक गुड्स के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन राइवलरस होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, मतलब इसमें किसी को भी इनके उपयोग से रोका नहीं जा सकता है और इसमें कोई किसी प्रकार कोई कंपटीशन नहीं पाया जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिए 2022 के। 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी का। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द ब्रटलैंड कमीशन। ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अवर कॉमन फ्यूचर। तो अवर कॉमन फ्यूचर नाम की रिपोर्ट ब्रटलैंड के द्वारा, ब्रटलैंड कमीशन द्वारा पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एनवायरनमेंट रेगुलेशन इन इंडिया, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, जिसमें क्वेश्चन क्या था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी टू एड्रेस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ऑप्शंस थे कार्बन टैक्स एंड सब्सिडीज इंकरेज एमिशन रिडक्शन बट डिजाइनिंग एन एफिशिएंट टैक्स रेजिम इज चैलेंजिंग। प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू इंडस्ट्रीज फॉर अडॉप्टिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑलवेज इंश्योर्स सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज ग्रोथ विदाउट एनी फिजिकल स्ट्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कॉस्ट बार्गेनिंग सॉल्यूशन से यहाँ पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट थ्योरम वॉलंटरी एग्रीमेंट आर यूज्ड
कोच थ्योरम के अनुसार वॉलंटरी एग्रीमेंट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? टू इम्पोज टैक्सेज, टू अवॉइड मेकिंग एनी पार्टी वर्स ऑफ ड्यू टू चेंज इन रिसोर्स यूज़, टू इन्फोर्स गवर्नमेंट रेगुलेशन, टू फैसिलिटेट प्रॉपर्टी सेल। तो इसका करेक्ट आंसर था टू अवॉइड मेकिंग एनी पार्टी वर्स ऑफ ड्यू टू चेंज इन रिसोर्स यूज़। और फिर इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम रियल नेशनल इनकम टू डिटरमाइन नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इसका आंसर था वैल्यू ऑफ लीजर्स। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए अब हम हमारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखिए अब डिटेल नोट्स भी हमने बनाए हुए हैं। तो ये डिटेल नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब 100 MCQs। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी। इनमें से कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी को बताता है? ऑप्शन से नेचुरल कैपिटल कैन ऑलवेज बी सब्सटीट्यूटेड बाय मैन मेड कैपिटल, नेचुरल कैपिटल एंड मैन मेड कैपिटल आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, क्रिटिकल नेचुरल कैपिटल कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय मैन मेड कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्रिटिकल नेचुरल कैपिटल कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय मैन मेड कैपिटल। तो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी में क्या होता है कि हम नेचुरल कैपिटल को मैन मेड कैपिटल से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, जबकि वीक सस्टेनेबिलिटी में क्या होता है कि इसको सब्सटीट्यूशन पॉसिबल होता है। तो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी आर्ग्यूज डेट सम फॉर्म ऑफ नेचुरल कैपिटल सच एस बायोडाइवर्सिटी, ओजोन लेयर, फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम सर्विसेज आर इररिप्लेसेबल। ह्यूमन मेड कैपिटल कैन नॉट बी फुली सब्सटीट्यूट दिस रिसोर्सेज। तो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी के अनुसार जो कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ओजोन लेयर और फॉरेस्ट और जो इकोसिस्टम है, इन्हें ह्यूमन मेड कैपिटल के द्वारा सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता है, जबकि वीक सस्टेनेबिलिटी में सब्सटीट्यूशन अलाउड होता है। और स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी में सस्टेनेबिलिटी कैन बी अचीव्ड व्हेन हार्टनिक नियम के अनुसार सतर्कता प्राप्त की जा सकती है यदि रिसोर्स रेंट आर कंज्यूम्ड इमीडिएटली, रिसोर्स रेंट आर इन्वेस्टेड इन रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल, एनवायरमेंटल टैक्स आर बोरोज या नेचुरल कैपिटल आर नेशनलाइज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका रिसोर्स रेंट आर इन्वेस्टेड इन रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल। तो हार्डविक के नियम के अनुसार सस्टेनेबिलिटी तब अचीव की जा सकती है जब जो रिप्रोडक्टिबल कैपिटल में रिसोर्स रेंट को इन्वेस्ट किया जाता है। उन्होंने बताया था कि यदि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त आय को पूंजी निर्माण में निवेश किया जाए तो भविष्य की पीढ़ियों का कल्याण सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब नेचुरल रिसोर्स रेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए सस्टेनेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनवायरनमेंट कुजनेट कर्व सजेस्ट। एनवायरनमेंट कुजनेट कर्व क्या सजेस्ट करता है? पॉल्यूशन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद इनकम, पॉल्यूशन कंटिन्यूसली डिक्रीजेज विद इनकम, पॉल्यूशन फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज विद इनकम, पॉल्यूशन इज अनरिलेटेड टू इनकम। तो जो एनवायरनमेंट कुजनेट कर्व है वो हमें बताता है कि पॉल्यूशन पहले क्या होता है, बढ़ता है और फिर कम हो जाना चालू हो जाता है। मतलब इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी, इसका कर्व इस टाइप से होता है कि पहले क्या होता है कि आपकी इनकम बढ़ रही है तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, फिर एक लेवल के बाद क्या होता है कि आपका इनकम तो बढ़ती है लेकिन पॉल्यूशन कम होना चालू हो जाता है। तो ये क्या होता है, इन्वर्स यू शेप में बनता है, उल्टे यू शेप का बनता है। यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज होती है इसकी और ये क्या होती है, सेकंड स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में जो है पॉल्यूशन और इनकम दोनों बढ़ते हैं, वहीं सेकंड स्टेज में क्या होता है कि पॉल्यूशन कम होना चालू हो जाता है लेकिन इनकम बढ़ती रहती है। ये देखिए यहाँ पर बताया कि ग्रोथ जैसे जैसे हो रही है तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, फिर इनकम बढ़ेगी तो एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस आएगी लोगों में और फिर पॉल्यूशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इकोनॉमिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स। इनमें से किस इकोनॉमिस्ट को एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है? ऑप्शन से रोनाल्ड कॉज, आर्थर पीगू, हिक्स या सैमुअल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आर्थर पीगू। तो आर्थर पीगू को फादर ऑफ एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? एक्सटर्नलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें 2 टाइप की एक्सटर्नलिटी उन्होंने बताई थी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में उन्होंने बताया था कि सरकार को सब्सिडीज देना चाहिए, वही नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में क्या करना चाहिए, सरकार को टैक्स वगैरह लगाना चाहिए एनवायरनमेंट के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पिगुवियन टैक्स इज इम्पोज टू। पिगुवियन टैक्स का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रमोट एक्सपोर्ट, इंटरनलाइज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, रिड्यूसिंग सेविंग या इंक्रीज इन्फ्लेशन। तो पिगुवियन टैक्स का उद्देश्य होता है इंटरनलाइज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलाइज को क्या करना? इंटरनलाइज करना।
ये पिगुवियन टैक्स का क्या है आपका उद्देश्य है। तो पॉल्यूशन क्रिएट ए डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। पॉल्यूशन जो होता है वो प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट के बीच में क्या करता है, डाइवर्जेंस करता है, अंतर को बढ़ाता है। तो पिगू ने इसमें क्या करा था, टैक्स लगाने की वकालत की थी। उन्होंने बोला था कि प्राइवेट कॉस्ट में अगर टैक्स जोड़ दिया जाए तो वो सोशल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। तो इसका उद्देश्य निजी लागत और सामाजिक लागत के अंतर को समाप्त करना है। और एग्जाम्पल दिए थे उन्होंने कि कार्बन टैक्स लगा सकते हैं, पॉल्यूशन टैक्स, एमिशन टैक्स, इस टाइप के टैक्स लगाए जा सकते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के ऊपर। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है कि जो सोशल कॉस्ट को क्या करती है, प्रभावित करती है। व्यक्ति है, उसने फैक्ट्री के किनारे कोई नदी है और उस नदी में अपनी फैक्ट्री का जो भी वेस्ट है वो अगर प्रवाहित कर रहा है वो, तो उस नदी के जल का जो क्लीन वाटर है उसका जो जो लोग आसपास के लोग उपयोग कर रहे हैं उनके ऊपर क्या होगी, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एक एग्जांपल है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक गुड। इनमें से कौन सा जो है पब्लिक गुड नहीं है। ऑप्शन से नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइटिंग, क्लीन एयर एंड प्राइवेट कार। तो इसमें से कौन सा आपका पब्लिक गुड नहीं है, तो प्राइवेट कार जो है वो आपका पब्लिक गुड नहीं है, जबकि क्लीन एयर, स्ट्रीट लाइटिंग और नेशनल डिफेंस जो है पब्लिक गुड हैं। पब्लिक गुड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये नॉन राइवलर्स होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं पाई जाती है, प्रतिद्वंदता नहीं पाई जाती है, और ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि इनके उपयोग से हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। इस नेशनल डिफेंस तो ये पूरे राष्ट्र के लोगों को रक्षा मिलती है। स्ट्रीट लाइटिंग, तो स्ट्रीट लाइटिंग का उपयोग कोई एक व्यक्ति नहीं करता, जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं वो सभी लोग इसका उपयोग करते हैं, या जो भी वहाँ से गुजरते हैं वो सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। वहीं क्लीन एयर, तो क्लीन एयर भी सभी का राइट्स है। इस प्रकार से पब्लिक गुड क्या होते हैं, नॉन राइवलर्स, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। वहीं प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, ये राइवलर्स होते हैं और एक्सक्लूडेबल होते हैं, मतलब इसमें कॉम्पिटिटिवनेस पाई जाती है और इसके उपयोग से किसी को रोका भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स वाज प्रपोज्ड बाय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, एलिनोर स्ट्रोम के द्वारा, रोनाल्ड कॉस के द्वारा, गैरेट हार्डिन के द्वारा या पिगू के द्वारा। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका गैरेट हार्डिन। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये सिद्धांत गैरेट हार्डिन के द्वारा ये प्रिंसिपल दिया गया था। और क्या होता है इसमें, तो हार्डिन आर्ग्यूड दैट कॉमन रिसोर्सेज टेंड टू बी ओवर एक्सप्लॉइटेड बिकॉज नो इंडिविजुअल बियर्स द फुल कॉस्ट ऑफ डिप्लीशन। हार्डिन ने बताया था कि जो कॉमन रिसोर्सेज होते हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी जो होता है वो कोई भी एक इंडिविजुअल जो होता है इसकी फुल कॉस्ट को बियर नहीं करता है, इसलिए जो आपके कॉमन रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, मतलब इसका अत्यधिक दोहन होता है। जैसे कि देखें हम ओवर ग्रेजिंग, ओवर फिशिंग, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किसके द्वारा दिया गया था ये कॉन्सेप्ट, ग्रेट हार्डिन के द्वारा, है ना, ग्रेट हार्डिन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू कोच थ्योरम एफिशिएंट एलोकेशन इज पॉसिबल व्हेन। कोच थ्योरम के अनुसार एफिशिएंट एलोकेशन कब पॉसिबल होता है, जब टैक्स बहुत हाई होते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर जीरो, जब प्रॉपर्टी राइट पूरी तरह डिफाइंड होते हैं और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट का प्रोडक्शन पे कंट्रोल होता है, या मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। तो कोच थ्योरम के अनुसार इफिशिएंट एलोकेशन तब पॉसिबल है जब प्रॉपर्टी राइट्स क्लियरली डिफाइंड हो और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो हो। इसका कोच थ्योरम का एग्जांपल हम देखें तो कोई एक पर्सन है जो क्या कर रहा है कि गांव में जाकर अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो पॉल्यूट करेगा, वहाँ से पॉल्यूशन निकलेगा उसकी फैक्ट्री से, तो वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा है ना, तो उससे क्या कर रहा है, उसके पॉल्यूशन को वो बियर कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि उस व्यक्ति को तो स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है और इनको फैक्ट्री लगाने का अधिकार है। तो अब इस केस में क्या होगा, इन दोनों के जो राइट्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड है। तो राइट्स डिफाइंड है तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलैबोरेट कर लेंगे और अपनी कॉस्ट को बियर कर लेंगे। ये जो है वो कंपेंसेट कर देगा फैक्ट्री मालिक उस पर्सन को कि आपका जो हम क्लीन मतलब एयर नहीं दे पा रहे हैं आपको या कुछ भी दे नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए वो उनको कंपेंसेट कर देगा। और वहीं जो दूसरा व्यक्ति है जिसको कि क्लीन एयर वगैरह कुछ नहीं मिल पा रही है, तो वो फैक्ट्री के मालिक को भी अपना कुछ कंपेंसेशन पे करेगा।
तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो होती है और राइट्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं और एक दूसरे के बीच में नेगोशिएशन के आधार पर यहाँ पर क्या हो जाती है, कलेक्टिवली आपके नेगोशिएशंस हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा स्टॉक पॉल्यूटेंट है? नॉइस, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट पॉल्यूशन या डस्ट? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा स्टॉक पॉल्यूटेंट है? तो ऑप्शन से नॉइस, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट पॉल्यूशन एंड डस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। हीट स्टॉक पॉल्यूटेंट क्या होते हैं कि जो कि लंबे समय तक बने रहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में लंबे समय तक बनी रहती है, जबकि नॉइस, हीट पॉल्यूशन और डस्ट जो होते हैं वो फ्लो पॉल्यूटेंट होते हैं, मतलब ये थोड़े समय के लिए होते हैं और ये संचयी प्रदूषक नहीं होते हैं। तो स्टॉक पॉल्यूटेंट एक्यूमुलेट ओवर टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर डिकेड्स, जैसे CO2 वातावरण लंबे समय तक जमा रहता है, इसीलिए यह स्टॉक पॉल्यूटेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल इनकम कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद, सस्टेनेबल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे संबंधित है? हिक्स से, हेरट से, लुइस से या कॉल्डर से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, हिक्स। तो सस्टेनेबल इनकम का कॉन्सेप्ट जो है वो किससे संबंधित है? हिक्स से संबंधित है। हिक्स ने क्या बताया था कि इनकम इज द मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी कंज्यूम्ड विथआउट रिड्यूसिंग फ्यूचर कंजम्पशन। सर आय अधिकतम राशि है जिसे उपभोग किया जा सके और भविष्य की आय क्षमता प्रभावित ना हो, वह आपकी क्या होती है? सस्टेनेबल इनकम होती है। अगला देखते हैं हम, ग्रीन जीडीपी इज ऑब्टेन्ड बाय, ग्रीन जीडीपी कैसे निकाला जाता है? जीडीपी प्लस एनवायरमेंटल डैमेज, जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल डैमेज माइनस रिसोर्सेज डिप्लीशन, जीडीपी प्लस रिसोर्स डिप्लीशन या जीडीपी माइनस टैक्सेस? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल डैमेज माइनस रिसोर्स डिप्लीशन। तो जीडीपी, ग्रीन जीडीपी कैसे निकालते हैं हम? ग्रीन जीडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से एनवायरमेंट डैमेज और रिसोर्स डिप्लीशन को अगर माइनस कर दिया जाएगा तो ग्रीन जीडीपी आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो जीडीपी जो है वो आपका थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है भाई। ग्रीन जीडीपी जो है वो क्या है, थोड़ा आपका नैरो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जीडीपी में से आपके ये एनवायरमेंटल डैमेज और रिसोर्स डिप्लीशन को माइनस किया जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। हमने देखा था कि जो कन्वेंशनल जीडीपी है उसमें से हम क्या क्या माइनस करते हैं? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और नेचुरल जो लॉस होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो ग्रीन जीडीपी आ जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीच इंटरनेशनल फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के लिए इनमें से किस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाता है? SNA का, SEE का, SDA का, GDI का? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका SEEA का, सिया का। तो सिया का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग जो होता है वो सिया का फुल फॉर्म होता है, और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के लिए करते हैं, है ना। ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड नेट सेविंग वाज पॉपुलराइज्ड बाई। तो एडजस्टेड नेट सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है किसने पॉपुलराइज किया है? IMF ने, WTO ने, वर्ल्ड बैंक ने या UNDP ने? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने एडजस्टेड नेट सेविंग का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया है। एडजस्टेड नेट सेविंग मेजर्स टू नेशनल वेल्थ आफ्टर अकाउंटिंग फॉर रिसोर्स डिप्लीशन, पॉल्यूशन डैमेज, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेन्युइन सेविंग इज एन अनदर नेम ऑफ, जेन्युइन सेविंग किसका दूसरा नाम है? ग्रीन सेविंग का, एडजस्टेड नेट सेविंग का, एनवायरमेंटल रेंट का या सोशल सेविंग का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन बी, एडजस्टेड नेट सेविंग का। तो जेन्युइन सेविंग किसका दूसरा नाम है? एडजस्टेड नेट सेविंग का है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन नेचुरल कैपिटल, इनमें से किसको हम इंक्लूड करते हैं नेचुरल कैपिटल में? फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर रिसोर्सेज या ऑल ऑफ द अबोव? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव को। नेक्स्ट देखते हैं हिक्सियन सस्टेनेबल रिफर्स टू, हिक्सियन सस्टेनेबल इनकम रिफर्स टू, हिक्सियन सस्टेनेबल इनकम किसको रिफर करती है? मैक्सिमम कंजम्पशन विदाउट रिड्यूसिंग फ्यूचर कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी, जीडीपी, एनडीपी या डिस्पोजल इनकम? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका मैक्सिमम कंजम्पशन विदाउट रिड्यूसिंग फ्यूचर कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन ए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग अटेम्प्ट टू ओवरकम। एनवायरमेंट अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है किसको कमी, पर्यावरणीय लेखांकन किस कमी को दूर करने का प्रयास करता है? इन्फ्लेशन को, जीडीपी बायसेस, ट्रेड डिफिसिट या बजट डिफिसिट। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका जीडीपी बायसेस को। ट्रेडिशनल जीडीपी इग्नोर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, रिसोर्स डिप्लीशन। एनवायरमेंट अकाउंटिंग करेक्ट दिस ओमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल जीडीपी। इनमें से किसको हम ट्रेडिशनल जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं? मार्केट प्रोडक्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को जीडीपी में, कन्वेंशनल जीडीपी में शामिल नहीं किया जा सकता है। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायर है? ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ओनली, इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल बैलेंस या इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल बैलेंस। ये तीनों जो है ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स हैं, इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वीक सस्टेनेबिलिटी। इनमें से कौन सा जो है वो वीक सस्टेनेबिलिटी को बताता है? नेचुरल कैपिटल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, नेचुरल एंड मैन मेड कैपिटल आर सब्स्टिट्यूटेबल, नेचुरल रिसोर्स शुड नेवर बी यूज्ड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ शुड स्टॉप। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका नेचुरल एंड मैन मेड कैपिटल आर सब्स्टिट्यूटेबल। वीक सस्टेनेबिलिटी में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल रहता है, जबकि स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। और वीक सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि नेचुरल कैपिटल प्लस मैन मेड कैपिटल, ये दोनों को हम इसमें शामिल करेंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगा। और लॉस ऑफ नेचुरल कैपिटल कैन बी कंपेंसेटेड बाय फिजिकल कैपिटल। अगला देखते हैं, द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इम्प्लाइज। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या बताता है? वेट फॉर कंप्लीट साइंटिफिक सर्टेनिटी, प्रिवेंट डैमेज बिफोर इट ऑक्यूर, इग्नोर एनवायरमेंट रिस्क या ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका प्रिवेंट डैमेज बिफोर इट ऑक्यूर। नेक्स्ट देखते हैं, पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल मीन्स। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बियर पॉल्यूशन कॉस्ट, कंज्यूमर बियर कॉस्ट, पॉल्यूटर बियर एनवायरमेंट कॉस्ट और फॉरेन कंट्री बियर कॉस्ट। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब होगा कि पॉल्यूटर बियर एनवायरमेंट कॉस्ट। मतलब क्या होता है कि जो पॉल्यूशन कर रहा है उसी को पर्यावरण की जो डैमेज कॉस्ट है उसको बियर करना चाहिए, ये प्रिंसिपल बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इनमें से कौन सा जो है सस्टेनेबिलिटी का मेजर है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई। तो सस्टेनेबिलिटी का मेजर कौन सा है इसमें? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। फिर क्या होता है ये ह्यूमन डिमांड और अर्थ सिस्टम को मेजर करता है। मानव गतिविधियाँ पृथ्वी की जैविक क्षमता पर कितना दबाव डाल रही है ये बताता है। अगला है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ट्रेडिशनल जीडीपी में ओवर एस्टिमेट वेलफेयर, जीडीपी इग्नोर्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो असर्शन क्या था कि ट्रेडिशनल जीडीपी जो होती है वो वेलफेयर को ओवर एस्टिमेट कर सकती है। इसका कारण क्या बताया है कि जीडीपी इग्नोर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि जीडीपी जो है वो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को इग्नोर करती है। तो ये दोनों के दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। ए वाला इसका आंसर आ जाएगा, जीडीपी इज नॉट इक्वल टू वेलफेयर, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज द एनवायरमेंट डेवलपमेंट डिलेमा, इकोनॉमिक गुडनेस कर्व, एनवायरमेंट गुडनेस कर्व और कॉमन एंड पब्लिक गुड्स से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। द एनवायरमेंट डेवलपमेंट डिलेमा रिफर्स टू। एनवायरमेंट डेवलपमेंट डिलेमा का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन्फ्लेशन इन ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो डेवलपिंग कंट्री सीक्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हाउएवर सच ग्रोथ ऑफन इंक्रीज पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। विकासशील देशों को आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकरण और रोजगार की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे प्रदूषण, वनों की कटाई और संसाधनों का क्षय भी बढ़ता है। अगला देखते हैं हम, एनवायरमेंट कुजनेट्स कर्व। जनरली एनवायरमेंट कुजनेट कर्व कैसा होता है? आपका यू शेप का होता है, इन्वर्टेड यू शेप का होता है, लीनियर होता है या एल शेप होता है। तो एनवायरमेंट कुजनेट्स कर्व जो होता है वो इन्वर्टेड यू शेप का होता है। इसकी फर्स्ट स्टेज में पॉल्यूशन और इनकम दोनों बढ़ते हैं, और सेकंड स्टेज में लोग एनवायरमेंट के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो इनकम तो बढ़ती है लेकिन पॉल्यूशन कम हो जाता है। मतलब क्या होता है, जब लोग एनवायरमेंट के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो क्लीन टेक्नोलॉजी की डिमांड करने लगते हैं, और उससे फिर पॉल्यूशन कम हो जाता है आपका। द टर्निंग पॉइंट ऑफ एनवायरमेंट कुजनेट्स कर्व रिप्रेजेंट, जो टर्निंग पॉइंट होता है इसका एनवायरमेंट कुजनेट कर्व का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम पॉल्यूशन लेवल, मैक्सिमम जीडीपी, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा करेक्ट आंसर आएगा आपका मैक्सिमम पॉल्यूशन लेवल। ये देखिए, ये जो होता है वो उल्टे यू शेप का होता है। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है और ये आपकी सेकंड स्टेज है। ये इसका क्या है? टर्निंग पॉइंट है। तो ये टर्निंग पॉइंट क्या बता रहा है आपको कि यहाँ पर जो है पॉल्यूशन का लेवल मैक्सिमम है,
और यहाँ से फिर क्या होता है, गिरना चालू हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ए। इसकी फर्स्ट स्टेज में पॉल्यूशन और इनकम दोनों बढ़ते हैं और सेकंड स्टेज में पॉल्यूशन तो कम होना चालू हो जाता है लेकिन इनकम बढ़ती रहती है, जहाँ प्रदूषण बढ़ना बंद होकर घटने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट हार्डिन ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स प्राइमरली एक्सप्लेन। जो ग्रेट हार्डिन का कॉमन त्रासदी सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है, इन्फ्लेशन का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक ग्रोथ का या टैक्सेशन का। तो ग्रेट हार्डिन ने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स प्रिंसिपल दिया था जो बताता है कि कॉमन रिसोर्सेज का क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं विच इकोनॉमिस्ट चैलेंज हार्डिन पेसिमिस्टिक व्यू। किस इकोनॉमिस्ट ने हार्डिन के पेसिमिस्टिक व्यू को चुनौती दी थी, पिगू ने, ऑस्ट्रोम ने, कोज ने, हिक्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रोम के द्वारा हार्डिन के पेसिमिस्टिक व्यू को चुनौती दी गई थी, चैलेंज किया गया था। और ऑस्ट्रोम ने क्या कहा था, डेट कम्युनिटीज़ कैन सक्सेसफुली मैनेज कॉमन रिसोर्सेज थ्रू कलेक्टिव गवर्नेंस। जो स्थानीय समुदाय है वो सामूहिक संसाधनों का सफल प्रबंधन कर सकते हैं, ऐसा एलिनोर ऑस्ट्रोम ने सिद्ध किया था, प्रूफ किया था। अगला है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते होते हैं फुली प्राइवेट, फुली पब्लिक, शेयर रिसोर्सेज विद कलेक्टिव एक्सेस या गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रीज। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, शेयर रिसोर्सेज होते हैं विद कलेक्टिव एक्सेस के साथ। इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जैसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, इनमें से कौन सा जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, प्राइवेट फर्म, विलेज पोन्ड, फैक्ट्री या पर्सनल व्हीकल। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स इसमें से है आपका विलेज पोन्ड, जो गांव का तालाब होता है वो आपका कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का एग्जांपल है यहाँ पर, जबकि बाकी प्राइवेट फर्म, फैक्ट्री और पर्सनल व्हीकल जो है वो प्राइवेट रिसोर्सेज का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, पब्लिक गुड्स को हम कैसे बता सकते हैं, राइवलरी एंड एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवल ओनली, एक्सक्लूडेबल ओनली। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड में क्या होता है, नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है इसमें। मतलब एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे के उपयोग कभी नहीं आती है, तो किसी को उपयोग से रोका नहीं जा सकता है। नेक्स्ट इज क्लीन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ, क्लीन एयर किसका एग्जांपल है, प्राइवेट गुड का, क्लब गुड का, पब्लिक गुड का, इंफ्री गुड का। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पब्लिक गुड का। क्लीन एयर किसका एग्जांपल है, पब्लिक गुड का। वही क्लब गुड क्या होते हैं आप कमेंट में बताइएगा। विच मार्केट फेल्यूर इज मोस्ट रिलेवेंट इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इनमें से किस क्या है पर्यावरण अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बाजार विफलता कौन सी है। तो विच मार्केट फेल्यूर इज मोस्ट रिलेवेंट इन एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स। ऑप्शन से मोनोपोली, एक्सटर्नलिटी, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। तो पर्यावरण अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बाजार विफलता आपकी एक्सटर्नलिटी की। इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका बी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मीन्स, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है, बेनिफिट टू थर्ड पार्टी, कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट सब्सिडी या फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट आंसर आएगा कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन थर्ड पार्टी। जैसे फैक्ट्री पॉल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन एंड नॉइज पॉल्यूशन इसके एग्जाम्पल से। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एग्जाम्पल है पॉल्यूशन, स्मोकिंग, एजुकेशन या वेस्ट डिस्पोजल। तो इसका आंसर आएगा आपका एजुकेशन। शिक्षा से समाज को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, इसलिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज विच पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली टारगेट एक्सटर्नलिटी, कौन सा नीति उपकरण सीधे बाध्यताओं को लक्षित करता है, पिगुवेन टैक्स, एक्सचेंज रेट, टेरिफ या रेपो रेट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका पिगुवेन टैक्स। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ मार्केट फेल्यूर, मार्केट ऑफन फेल्स टू अकाउंट फॉर एक्सटर्नल कॉस्ट। तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो है मार्केट फेल्यूर होता है, और मार्केट ऑफन फेल टू अकाउंट फॉर एक्सटर्नल कॉस्ट, मार्केट जो होते हैं वो एक्सटर्नल कॉस्ट में हमेशा फेल हो जाते हैं अकाउंटिंग में उसकी। तो ये दोनों के दोनों सही है। बाजार सामाजिक लागतों को नहीं गिनता, इसलिए पर्यावरणीय क्षति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इज बीच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एनवायरमेंट कुजनेट कर प्रिडिक्ट पॉल्यूशन ऑलवेज इंक्रीज, हार्डिन सपोर्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ कॉमन, ऑस्ट्रोम एम्फेसाइजेज कम्युनिटी मैनेजमेंट एंड पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रोम एम्फेसाइजेज कम्युनिटी मैनेजमेंट। जो ऑस्ट्रोम है उसने कम्युनिटी मैनेजमेंट के ऊपर एम्फेसाइज किया था। भाई एनवायरनमेंट कुजनेट कर्व जो होता है वो उसमें पॉल्यूशन पहले बढ़ता है फिर कम होना चालू हो जाता है, इसलिए इसका ए वाला तो गलत हो जाएगा। हार्डिन ने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का यूज बताया था, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ को नहीं बताया था। फिर पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल, तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। मतलब हार्डिन ने क्या किया था, ओवर यूज़ को वार्न किया था। ऑस्ट्रोम ने कम्युनिटी गवर्नेंस को सपोर्ट किया है। पब्लिक गुड्स जो होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स एनेक्टेड
द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है वो कब एनेक्ट हुआ था? 1972 में, 1974 में, 1981 में, 1986 में। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 1986 में। जो 1984 में आपकी एमईसी गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो लीक हुई थी भोपाल में, तो उस समय पर उसके बाद में ये क्या हुआ था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी भी बोलते हैं, जो 2-3 दिसंबर 1984 की समय पे हुई थी और इसमें लाखों लोग प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट इज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1972 में, 1974 में, 1981 में, 1986 में। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 1974 में। ये भारत का पहला पर्यावरणीय कानून था। नेक्स्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब एनेक्ट हुआ था? 1974 में, 1977 में, 1981 में, 1986 में। तो करेक्ट आंसर है इसका 1981 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब एस्टेब्लिश थी? 2005 में, 8 में, 10 में, 2012 में। तो करेक्ट आंसर है इसका 2010 में। और ये क्या करता है? पर्यावरणीय मामलों का त्वरित निपटान हेतु एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। एनजीटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एनजीटी किसके प्रिंसिपल पर आधारित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के, ऑल ऑफ द अबव के। तो एनजीटी जो है वो किस पर आधारित है? ऑल ऑफ द अबव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पर। सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पब्लिक कंट्रोल बोर्ड, कॉमन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ए। नेक्स्ट इज बीच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स पॉल्यूशन एट द नेशनल लेवल। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉल्यूशन को नेशनल लेवल पर मॉनिटर करता है? नीति आयोग, सीपीसीबी, आरबीआई या सेबी। तो करेक्ट आंसर है आपका सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो नेशनल लेवल पर पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किए जाते हैं? वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, ईपीए 1986 या फॉरेस्ट एक्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका वाटर एक्ट 1974 के तहत। अगला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अधिनियमित हुआ था 1972 में, 1974 में, 1980 में या 1986 में। तो करेक्ट आंसर है इसका 1972 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एनेक्टेड। फॉरेस्ट कंजर्वेशन कब एनेक्ट हुआ था? 1972 में, 1974 में, 1980 में, 1986 में, 1980 में। करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 1980 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज एनेक्टेड। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब एनेक्ट हुआ था? 1991 में, 1997 में, 2002 में, 2010 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 2002 में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला है आपका पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल मीन्स। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट पे फॉर पॉल्यूशन, सोसाइटी पे फॉर पॉल्यूशन, पॉल्यूटर बियर एनवायरमेंटल कॉस्ट या इंटरनेशनल एजेंसी पे। तो करेक्ट आंसर है इसका पॉल्यूटर्स बियर एनवायरमेंटल कॉस्ट। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो पॉल्यूटर होता है उसको एनवायरमेंट कॉस्ट को बियर करना पड़ता है। जो प्रदूषण फैलाता है वही उसके नियंत्रण और क्षतिपूर्ति की लागत वहन करेगा। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सजेस्ट, जो सावधानी सिद्धांत है वो क्या बताता है? वेट फॉर साइंटिफिक प्रूफ, प्रिवेंट डैमेज बिफोर इट ऑक्यूर, इग्नोर एनवायरमेंटल रिस्क एंड एनकरेज पॉल्यूशन। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बताता है कि प्रिवेंट डैमेज बिफोर इट ऑक्यूर, डैमेज से पहले ही आप क्या करना, सावधानी रख लेना जो ऑक्यूर हो उससे पहले। अगला है आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA इज प्राइमरली कंडक्टेड। पर्यावरण प्रभाव आकलन का उद्देश्य क्या है? मेजर इन्फ्लेशन, असेस एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रोजेक्ट, इंक्रीज GDP, प्रमोट एक्सपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका असेस एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज EIA बिकेम मैंडेटरी इन इंडिया। EIA कब मैंडेटरी हुआ था इंडिया में? 1986 में, 1991 में, 1994 में, 2002 में। तो भारत में EIA कब अनिवार्य हुआ है? 1994 से। इस टाइप के क्वेश्चन MPPSC में अधिकांश पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। अगला है आपका असर्शन और रीजन बेस्ड है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल प्रमोट एनवायरमेंटल एफिशिएंसी, पॉल्यूटर इंटरनलाइज एक्सटर्नल कॉस्ट। तो क्या पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो होता है वो एनवायरमेंटल एफिशिएंसी को प्रमोट करता है और पॉल्यूटर जो होता है एक्सटर्नल कॉस्ट को इंटरनलाइज कर देता है? तो दोनों को दोनों इसके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज प्रिवेंटिव इन नेचर। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है प्रिवेंटिव नेचर में, इसका रीजन क्या होता है कि एनवायरमेंटल डैमेज में बिकम इरिवर्सिबल। जो एनवायरमेंटल डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए, दोनों के दोनों सही है। अगला देखते हैं मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। तो वाटर एक्ट कब हुआ था आपका? 1981 में। एयर एक्ट आया था 1974 में। EPA आपका आया था 1986 में और NGT 2010 में बना था। तो वाटर एक्ट का आ जाएगा आपका क्या? 1974 मतलब 2, फिर एयर का हो जाएगा 1981 का 3। तो इसका करेक्ट आंसर 2 और 3 किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है। तो आंसर इसका आंसर आ जाएगा ए।
विच एनवायरमेंट लॉ इज़ नोन एज द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, किस एनवायरमेंट कानून को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है? वाटर एक्ट, एयर एक्ट, EPA, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या NGT एक्ट? तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज बीच स्टेटमेंट इसका इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? NGT स्टेबलाइज 1986, वाटर एक्ट इनेक्टेड बिफोर एयर एक्ट, EIA मैंडेटरी सिंस 2010 या CPCB स्टेबलाइज अंडर NGT एक्ट? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है आपका। तो क्या NGT की स्थापना 1986 में हुई थी? तो नहीं, ये गलत है, 2010 में हुई थी। वाटर एक्ट इनेक्टेड बिफोर एयर एक्ट, वाटर एक्ट जो है वो एयर एक्ट से पहले आया था, तो ये सही है आपका, क्योंकि 1974 में आपका वाटर एक्ट आया था और एयर एक्ट 1981 में आया था। EIA मैंडेटरी सिंस 2010, EIA क्या 2010 से मैंडेटरी है? तो नहीं, ये कब से है बताइएगा आप। तो EIA आपका कब से मैंडेटरी है? तो EIA मैंडेटरी कब से है? 1994 से, है ना। तो वाटर एक्ट कब आया था? 1974 में। एयर एक्ट आया था 1981 में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका 1986 में, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी 2010 में। चलो अगला देखते हैं हम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस, सबसे महत्वपूर्ण एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसमें मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन लेयर है। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा आपका CO2। इट इस्टेब्लिश इन 1986, वाटर एक्ट इनेक्टेड बिफोर एयर एक्ट, EIA मैंडेटरी सिंस 2010 या CPCB एस्टेब्लिश अंडर NGT एक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन बी, वाटर एक्ट इनेक्टेड बिफोर एयर एक्ट। ये आपका सही है, क्योंकि एयर एक्ट आया था आपका 1981 में, जबकि वाटर एक्ट आया था 1974 में। NGT की बात करें तो NGT का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2010 में, और EIA मैंडेटरी हुआ है 1994 से, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है, किसके अंतर्गत इस्टेब्लिश हुआ है? ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक्स, क्योटो प्रोटोकॉल और आपके पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित। तो इसमें आपका 61 नंबर का क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इज, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन से मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है? एक लार्जेस्ट शेयर होता है ह्यूमन इंड्यूस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और ये कैसे निकलती है? जीवाश्म ईंधनों के दहन से, औद्योगिकरण से, वनों की कटाई के कारण ये सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है, और ये वैश्विक तापन की सबसे बड़ी वजह भी है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन से 1992 में, 1995 में, 1997 में या 2005 में? तो क्योटो प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया था आपका? 1997 में। ऐसा करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1997, ऑप्शन सी। द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो जापान इन 1997 अंडर UNFCCC। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब अडॉप्ट हुआ था? 1997 में क्योटो जापान में अंडर UNFCCC के तहत, और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसने विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित किए थे। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्योटो प्रोटोकॉल इम्पोज लीगली बाइंडिंग्स टारगेट ऑन। तो क्योटो प्रोटोकॉल ने कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य किस पर लगाए थे? डेवलपिंग कंट्रीज़ पे, डेवलप्ड कंट्रीज़ पे, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ पे या ओपेक नेशन पे? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ पे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल ने जो लीगली बाइंडिंग्स लगाए थे वो किसके ऊपर लगाए थे? आपके डेवलप्ड कंट्री के ऊपर लगाए थे, क्योंकि क्या कर रही थी? डेवलप्ड कंट्री जो है वो अधिक मात्रा में पॉल्यूशन का उत्सर्जन कर रही थी, इस कारण से उनके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग्स लगाई गई थी, कानूनी रूप से उनके ऊपर ये प्रोटोकॉल लगाए गए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस एग्रीमेंट वाज एडॉप्टेड इन, पेरिस एग्रीमेंट कब एडॉप्ट हुआ था? 2012 में, 2015 में, 2018 में या 2020 में? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2015 में। तो पेरिस एक्ट जो है वो 2015 में कॉप सम्मेलन, COP 21 जो सम्मेलन हुआ था उसमें स्वीकार किए गए थे ये। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिस एग्रीमेंट इज, पेरिस एग्रीमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? एलिमिनेट पॉल्यूशन कम्प्लीटली, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टॉप इंडस्ट्रियलाइजेशन या रिड्यूस GDP ग्रोथ। तो पेरिस जो एग्रीमेंट हुए थे उसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखते हैं, CBDR प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर, CBDR प्रिंसिपल का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन से कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कार्बन बेस्ड डेवलपमेंट रूल, क्लाइमेट बेस्ड बैलेंस डेवलपमेंट राइट्स, कॉमन बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट रेगुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सभी देशों की जिम्मेदारी है, परंतु विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक होती है आपकी। ऑल कंट्रीज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन बट डेवलप्ड कंट्रीज बियर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, CBDR प्रिंसिपल इमर्ज फ्रॉम, CBDR प्रिंसिपल जो है वो कहाँ से उभरा है? क्योटो से, रियो अर्थ समिट से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, या रामसर कन्वेंशन से? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका रियो अर्थ समिट से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। CBDR प्रिंसिपल कहाँ से आया था? ये रियो अर्थ समिट से आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कार्बन टैक्स किसका एग्जाम्पल है? कमांड एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट का, मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट का, फिजिकल डिफिसिट टूल का, या ट्रेड पॉलिसी टूल का? तो कार्बन टैक्स जो है वो किसका इंस्ट्रूमेंट है या किसका एग्जाम्पल है? तो ये मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। ये कार्बन टैक्स जो है वो क्या है? मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट का एक एग्जाम्पल है। और ये क्या करता है? कार्बन टैक्स प्रदूषण की लागत बढ़ाकर स्वच्छ तकनीकों को प्रोत्साहित करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्बन ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन, कार्बन ट्रेडिंग के सिद्धांत पर आधारित है मार्केट मैकेनिज्म पर, सेंट्रल प्लानिंग पर, डायरेक्ट रेगुलेशन पर, या सब्सिडी ओनली पर? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका मार्केट मैकेनिज्म पर। तो कार्बन ट्रेडिंग किस पर बेस्ड है? मार्केट मैकेनिज्म पर बेस्ड है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अब एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को और बोलते हैं? ऑप्शन से कार्बन मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, या कमोडिटी मार्केट? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को और क्या बोला जाता है? कार्बन मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPCC स्टैंड्स फॉर, IPCC का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन से इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट कंट्रोल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन कार्बन कंट्रोल, या इंटर गवर्नमेंटल पॉल्यूशन काउंसिल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? IPCC का फुल फॉर्म है इसमें से इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके पास, IPCC वाज एस्टेब्लिश्ड इन, IPCC कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1985 में, 1988 में, 1992 में, या 1997 में? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 1988 में। तो IPCC की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी, और ये जॉइंटली एस्टेब्लिश हुआ था UNEP और WMO के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। तो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दिया है, कार्बन टैक्स इंटरनलाइजेज एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज, और उसका रीजन है कि पॉल्यूटर्स बियर सोशल कॉस्ट ऑफ एमिशन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोनों के दोनों इसके सही है। तो कार्बन टैक्स जो है वो एनवायरमेंट के ऊपर एक्सटर्नलिटी लगाता है, क्योंकि पॉल्यूटर जो रहता है वो क्या करता है? सोशल कॉस्ट को बियर करता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड है ये भी। क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट डिफर फंडामेंटली बिकॉज Kyoto imposed binding targets mainly on developed countries, whereas Paris requires contributions from all countries. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका भी करेक्ट आंसर है आपका बोथ ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट एक दूसरे से फंडामेंटली अलग अलग है, क्योंकि क्या है कि क्योटो जो इम्पोज करता है बाइंडिंग टारगेट्स को मेनली डेवलप कंट्री के ऊपर, जबकि पेरिस जो है वो सभी कंट्री के ऊपर अपने लीगली बाइंडिंग्स को इम्पोज करता है ना। तो मेन डिफरेंस क्या है इसमें कि क्योटो जो है केवल डेवलप्ड कंट्री के ऊपर कानूनी नियम लगाता है, जबकि पेरिस एग्रीमेंट के तहत सभी कंट्री के ऊपर कानूनी नियम लगाए गए हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन, बीच कंट्री अनाउंस्ड नेट जीरो बाय 2070, इनमें से किस कंट्री ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य घोषित किया है? ऑप्शन से USA, चाइना, इंडिया, या जर्मनी? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। तो इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य घोषित किया है, और भारत ने जो COP26 ग्लासगो में हुआ था उसमें यह लक्ष्य का निर्धारण किया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्लाइमेट एडाप्टेशन रिफर्स टू, क्लाइमेट एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन से रिड्यूसिंग एमिशन, एडजस्टिंग टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, कार्बन ट्रेडिंग, या अफोरेस्टेशन ओनली? तो जलवायु अनुकूलन का मतलब होता है कि क्लाइमेट के इम्पैक्ट के साथ एडजस्ट कर जाना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, एडजस्टिंग टू क्लाइमेट
इम्पैक्ट्स, जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, यही होता है आपका क्लाइमेट एडेप्टेशन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्लाइमेट मिटिगेशन मीन्स, क्लाइमेट मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मिटिगेशन मतलब समन। तो क्लाइमेट मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? एडजस्टिंग टू इम्पैक्ट्स, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, माइग्रेशन या डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करना ही आपका क्लाइमेट मिटिगेशन है ना। ग्रीन हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड, ग्रीन हाइड्रोजन को माना जाता है। ऑप्शन से फॉसिल फ्यूल, क्लीन एनर्जी सोर्स, न्यूक्लियर फ्यूल या पॉल्यूटिंग फ्यूल। तो ग्रीन हाइड्रोजन को क्या माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका क्लीन एनर्जी सोर्स। ग्रीन हाइड्रोजन का माना जाता है आपका क्लीन एनर्जी सोर्स माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन किसका बोलते हैं? जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित होती है ना, रिन्यूएबल सोर्स से जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन, उसी को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइमेट फाइनेंस प्राइमरली एम्स टू, क्लाइमेट फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से ट्रेड प्रमोशन, सपोर्ट क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, इंक्रीज इन्फ्लेशन या एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन बी, सपोर्ट क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। मिटिगेशन में क्या होता है कि हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करते हैं, वहीं एडाप्टेशन में यह होता है कि हम क्लाइमेट के इम्पैक्ट के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन से क्योटो एंड पेरिस एग्रीमेंट आर आइडेंटिकल, क्योटो और पेरिस एग्रीमेंट आइडेंटिकल है। कार्बन टैक्स इज मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, कार्बन टैक्स जो है वो मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। आईपीसीसी सेट्स एमिशन टारगेट्स, सीबीडीआर अप्लाइज ओनली टू डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, आपको करेक्ट बताना था यहाँ पे, है ना, करेक्ट बताना है। तो बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो क्योटो और पेरिस एग्रीमेंट क्या आइडेंटिकल है? तो हमने देखा था कि क्योटो और पेरिस एग्रीमेंट अलग अलग है। क्योटो में क्या होता है कि जो भी लीगल बाइंडिंग होती है वो डेवलप्ड कंट्री के ऊपर होती है, जबकि पेरिस एग्रीमेंट के तहत लीगल बाइंडिंग सभी कंट्री के ऊपर होती है। कार्बन टैक्स इज ए मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, तो हाँ ये सही है, कार्बन टैक्स क्या है? एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा बी। वहीं आईपीसीसी सेट्स एमिशन टारगेट, तो एमिशन के टारगेट जो है वो क्या है? सीबीडीआर के द्वारा अप्लाई होते हैं पूरे राष्ट्र के ऊपर, और आईपीसीसी प्रोवाइड करता है साइंटिफिक असेसमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कोच थ्योरम एनवायरमेंट अकाउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन है हमारे सामने आगे। तो रोनाल्ड कोच इज बेस्ट नोन फॉर, रोनाल्ड कोच को किसके लिए जाना जाता है? एक्सटर्नलिटी टैक्सेशन के लिए, बार्गेनिंग सॉल्यूशन टू एक्सटर्नलिटीज, ग्रीन जीडीपी के लिए, या EKC के लिए, एनवायरमेंट कुजनेट्स कर्व के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, बार्गेनिंग सॉल्यूशन टू एक्सटर्नलिटीज। तो रोनाल्ड कोच को किस लिए जाना जाता है? बार्गेनिंग सॉल्यूशन फॉर एक्सटर्नलिटीज के लिए जाना जाता है। और इन्होंने कोच थ्योरम दी थी, और इन्होंने क्या बताया था कि दो पर्सन होते हैं, तो अगर एक पॉल्यूशन कर रहा है और दूसरा उसको पॉल्यूशन को बियर कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? एक नेगोशिएशन कर लेते हैं और बार्गेनिंग करके अपनी एक्सटर्नलिटीज़ को कम करते हैं। ये इनके द्वारा बताया गया था। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं, और जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है यहाँ पर, और ये एक्सटर्नलिटी का सॉल्यूशन करने के लिए इनकी थ्योरम यूज़फुल है। लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे कोच थ्योरम से, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला कोच थ्योरम का, और इस वर्ष भी आने की यहाँ पर एक क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ का इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि कोच के अनुसार यदि संपत्ति अधिकार स्पष्ट हो, है ना, प्रॉपर्टी राइट अगर आपके डिफाइंड है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो, जीरो हो, तो पक्ष आपसी समझौते से बाध्यता को समाधान कर लेते हैं। तो जो पार्टीज रहती हैं वो क्या करती हैं? म्यूचुअल कोऑपरेशन से आपसी समझौते करके वो क्या करते हैं? अपनी एक्सटर्नलिटीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। यही इन्होंने बताया था। अगला है आपका कोच थ्योरम अज्यूम्स, कोच प्रमेय की प्रमुख मान्यता क्या है? तो कोच थ्योरम की मुख्य इसमें से अजम्पशन क्या है? ऑप्शन से हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्लियरली डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट ऑनरशिप, या इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो कोच थ्योरम की यहाँ पर इसकी मान्यता होगी आपकी क्लियरली डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसकी दो मान्यताएं होती है मेनली, एक होती है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पाई जाती है। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं हम। विच कंडीशन इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर कोस्ट बार्गेनिंग, कोस्ट सौदेबाजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त कौन सी है? ऑप्शन से जीरो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, हाई टैक्सेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन या सब्सिडी। तो विच कंडीशन इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर कोस्ट बार्गेनिंग, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका जीरो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सबसे महत्वपूर्ण इसकी शर्त कौन सी होती है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट जीरो होना चाहिए, है ना। मतलब क्या होता है कि अगर समझौता करना है तो एक दूसरे को किसी प्रकार की कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट न बियर करना पड़े, तो यहाँ पर समझौता आपका प्रभावशाली माना जाएगा। यदि लेन देन लागत अधिक होगी तो समझौता कठिन हो जाएगा। अगला है आपका कोस्ट सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड, कोस्ट समाधान किस प्रकार का उपाय है? कमांड एंड कंट्रोल, मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन, फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी। तो कोस्ट सॉल्यूशन जो है वो किस प्रकार का आपका सॉल्यूशन है? तो ये मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड टैक्सेशन फॉर एक्सटर्नलिटीज। तो एक्सटर्नलिटीज के समाधान हेतु कर लगाने का समर्थन किसने किया था? तो ऑप्शन से कोज, पीगू, हिक्स या ऑस्ट्रोम। तो एक्सटर्नलिटीज के ऊपर टैक्स लगाने का जो समाधान है वो दिया था आपका पीगू साहब ने। पीगू जी ने कहा था कि जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, वहीं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के लिए सरकार को सब्सिडी देना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेन डिफरेंस बिटवीन पीगू एंड कॉज। पीगू और कॉज के बीच में मुख्य डिफरेंस क्या है? तो ऑप्शन से आपका पीगू ने टैक्सेशन की बात कही है, वही कॉज बार्गेनिंग की बात करते हैं। पीगू बार्गेनिंग करते हैं, कॉज टैक्सेशन की करते हैं, या बोथ एडवोकेट टैक्स, दोनों के दोनों टैक्स को एडवोकेट करते हैं, या दोनों सब्सिडी को करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन ए, कि पीगू जो है वो तो टैक्सेशन की बात करते हैं, लेकिन कॉज किसकी बात करते हैं? बार्गेनिंग की। पीगू टैक्सेशन के साथ साथ सब्सिडी की भी बात करते हैं। और टैक्स किसके ऊपर लगाने का बोलते हैं? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के ऊपर, और सब्सिडी के ऊपर वो मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के ऊपर सब्सिडी देने की बात करते हैं। और पीगू ने गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ऊपर एम्फेसाइज किया है, जबकि कोस ने प्राइवेट नेगोशिएशन की बात कही है। नेक्स्ट है आपका असर्शन और रीजन बेस्ड। कोस थ्योरम में फेल इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। जो कोस थ्योरम है वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में फेल हो जाती है, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट और ऑफन पॉजिटिव, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो ऑफन पॉजिटिव होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ए, दोनों के दोनों सही है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो है कोस्ट थ्योरम फेल हो जाती है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर जीरो ट्रांजेक्शन कॉस्ट में बहुत कम संभावना होती है होने की, इस वजह से ये फेल हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, इनमें से कौन सा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को बताता है? ऑप्शन से वैक्सीनेशन, एजुकेशन, पॉल्यूशन या रिसर्च। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है, और ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का कॉन्सेप्ट जो है आपका पीगू साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, इनमें से कौन सा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को बताता है? फैक्ट्री स्मोक, ट्रैफिक कंजेशन, एजुकेशन या नॉइस पॉल्यूशन। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को कौन बताता है इसमें से? एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को बताता है, जिसका क्या होता है? एजुकेशन का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को बताता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स मेनली स्टडीज। तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो किसकी स्टडी करते हैं? ऑप्शन से रिसोर्स अलोकेशन अंडर एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट, इन्फ्लेशन, फॉरेन ट्रेड ओनली या पब्लिक डेट ओनली। तो ये तो आसान है, यहाँ पर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे आपके रिसोर्स अलोकेशन अंदर एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट की। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ए। नेक्स्ट इज, अब हम थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग से संबंधित। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी की गणना में किसे घटाया जाता है? ऑप्शन से एजुकेशन एक्सपेंडिचर को, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को या एक्सपोर्ट को। तो जब ग्रीन जीडीपी की गणना करते हैं तो उसमें हम इनमें से किसको घटाएंगे? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। जो एनवायरमेंट के ऊपर जो भी क्षति हो रही है आपकी, पर्यावरणीय क्षति या जो संसाधन क्षय हो रहे हैं, उसको हम ग्रीन जीडीपी से घटा देते हैं, है ना। ग्रीन जीडीपी में इनको घटाया जाता है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल कैपिटल इंक्लूड्स। नेचुरल कैपिटल में क्या शामिल होता है? फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर रिसोर्सेज या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सभी। सभी के सभी क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेन्युइन सेविंग इज आल्सो नोन एज। जेन्युइन सेविंग को और क्या नाम से जाना जाता है? ग्रीन इनकम, एडजस्टेड नेट सेविंग, कार्बन सेविंग या सोशल सेविंग। तो जेन्युइन सेविंग को हम और किस नाम से जानते हैं? एडजस्टेड नेट सेविंग के नाम से भी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलराइज्ड एडजस्टेड नेट सेविंग।
इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने नेट एडजस्टेड नेट सेविंग को पॉपुलराइज किया है? ऑप्शन से IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक या अंगटाड। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एडजस्टेड नेट सेविंग को पॉपुलराइज किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैच द फॉलोइंग से संबंधित। तो इकोनॉमिक्स दिए हैं और उनका आगे कॉन्सेप्ट दिया है। तो पीगू के द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया था? कॉमन्स का, एक्सटर्नलिटी टैक्स का, बार्गेनिंग का या कलेक्टिव गवर्नेंस का? तो पीगू साहब ने दिया था एक्सटर्नलिटी टैक्स का। तो ए का आपका आ जाएगा 2। तो 2 कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए में है आपका 2 और डी में है। नेक्स्ट देखते हैं हम कोस के ऊपर। तो कोस ने क्या दिया था हमें? बार्गेनिंग सॉल्यूशन दिया था। तो बार्गेनिंग सॉल्यूशन किस में दिया है? 3 में दिया है। तो बी का 3 देखते हैं कहाँ पर है। बी का 3 आपका ए में है और बस एक ही में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखें तो पीगू ने एक्सटर्नलिटी टैक्स की बात कही है, कोस के द्वारा बार्गेनिंग सॉल्यूशन दिए गए थे, हार्डिंग के द्वारा दिया गया था आपका ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स और ऑस्ट्रोम ने दिया था कलेक्टिव गवर्नेंस। ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया दोबारा आपके सामने। जीडीपी में इंक्रीज इवन व्हेन एनवायरमेंटल वेलफेयर डिक्रीजेस। जीडीपी में इंक्रीज, जीडीपी तब भी इंक्रीज होगी व्हेन एनवायरमेंटल वेलफेयर डिक्रीज, जब एनवायरमेंटल वेलफेयर क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। तो इसका रीजन क्या है कि जीडीपी इग्नोर्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि जीडीपी जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को इग्नोर करता है। तो करेक्ट आंसर है इसका बोथ ट्रू है इसके, क्योंकि जीडीपी जो है वो आपके ग्रीन जीडीपी से क्या होता है? थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। ग्रीन जीडीपी में हम देखते हैं कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है उसको हम माइनस करते हैं जीडीपी में से, जबकि जीडीपी में क्या होता है? उसको माइनस नहीं किया जाता है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा होता है। मतलब जीडीपी क्या करता है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को इग्नोर करता है ना। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच कॉन्सेप्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद सस्टेनेबल वेलफेयर। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो सस्टेनेबल वेलफेयर के मोस्ट एसोसिएटेड है, मतलब सबसे अधिक संबंधित अवधारणा कौन सी है आपकी सस्टेनेबल वेलफेयर से? ऑप्शन है नॉमिनल जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका आपका ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी जो है वो आपका सस्टेनेबल वेलफेयर से सबसे अधिक क्लोजली रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका, विच इकोनॉमिक्स चैलेंज द इनएविटेबिलिटी ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो कॉमन्स की त्रासदी की अनिवार्यता को किसने चुनौती दी है? तो ऑप्शन से पीगू, ऑस्ट्रोम, कोस या हिक्स। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑस्ट्रोम। नेक्स्ट देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है आपका? तो पीगू बार्गेनिंग से संबंधित है क्या? कोस एक्सटर्नलिटी टैक्स से संबंधित है क्या? हार्डिंग ट्रेजेडी ऑफ कॉमन से संबंधित है या ऑस्ट्रोम कार्बन टैक्स से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। तो सी करेक्ट है। हार्डिंग का संबंध है आपका ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स से, जबकि ऑस्ट्रोम ने क्या किया था? इसको चुनौती दी थी, है ना। मतलब उन्होंने बोला था कि सामुदायिक संसाधनों का सफल प्रबंधन संभव है, जबकि हार्डिंग बोलते हैं कि जो सामुदायिक संसाधन है वो क्या बताते हैं? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स को बताते हैं कि मतलब जो सामुदायिक संसाधन होते हैं उसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, लेकिन उसकी कॉस्ट कोई बियर नहीं करता है। ये हार्डिंग के द्वारा कहा था। लेकिन ऑस्ट्रोम ने बोला था कि नहीं, सामुदायिक संसाधनों का हम समुचित सफल तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने इनके जो हार्डिंग का कॉन्सेप्ट था उसको क्या किया था? अपोज किया था, उसको चुनौती दी थी। वही कोस के द्वारा बार्गेनिंग सॉल्यूशन दिए गए हैं और पीगू के द्वारा एक्सटर्नलिटीज़ की बात कही गई। एक्सटर्नलिटी के ऊपर मतलब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के ऊपर टैक्स लगाने की और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के ऊपर सब्सिडी देने की बात कही है। और ऑस्ट्रोम का संबंध किससे है आपका? ऑस्ट्रोम का संबंध किससे? अभी बताया कलेक्टिव गवर्नेंस से। कलेक्टिव गवर्नेंस से इनका संबंध। नेक्स्ट इज, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन से एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टरी, ग्रीन ग्रोथ सीक्स टू रिकॉन्साइल ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल रेगुलेशन नेसेसरली रिड्यूस वेलफेयर, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट ओनली डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ग्रीन ग्रोथ सीक्स टू रिकॉन्साइल ग्रोथ विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो मॉडर्न एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स एम्फसाइजेस ग्रीन ग्रोथ वेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अचीव्ड
alongside environmental sustainability through clean technology, renewable energy। अब ये स्टेटमेंट क्यों सही है? क्योंकि क्या है कि मॉडर्न इकोनॉमी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एम्फेसाइजेज ग्रीन ग्रोथ वेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव्ड alongside environmental sustainability through clean technology, renewable energy, carbon pricing and sustainable resource management। मतलब जो मॉडर्न एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? आर्थिक वृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इनके बीच में क्या करना? इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना, संतुलन बनाना, और इसे ही हम क्या कहेंगे? ग्रीन ग्रोथ कहेंगे। तो आज हमने ये एनवायरमेंट से संबंधित टॉपिक अपना फिनिश कर दिया है। अब इसका हम कुछ रिवीजन देख लेते हैं। तो एक्सटर्नलिटीज़ की बात किसने कही है? आपके पिगू ने। कॉस्ट थ्योरम दी है रोनाल्ड कॉस्ट के द्वारा। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन ग्रेट हार्डिन के द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट। कलेक्टिव गवर्नेंस एलिनर ओस्ट्रोम ने दिया है। ग्रीन जीडीपी, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इसमें आता है। जेन्युइन सेविंग वर्ल्ड बैंक ने दिया था ये। एक एनवायरमेंट कुजनेट्स कर्व ग्रोथ जो पॉल्यूशन रिलेशनशिप को बताता है, मतलब इनकम और पॉल्यूशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? पॉल्यूशन और इनकम दोनों बढ़ते हैं, जबकि सेकंड स्टेज में ये होता है कि पॉल्यूशन कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि लोग क्या होते हैं अपने क्लीन एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो जाते हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार जैसे पॉल्यूशन कम हो जाता है। CBDR रियो समिट में ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में बना था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। और नेट जीरो का टारगेट है इंडिया का 2070 तक। NGT की स्थापना हुई थी 2010 में। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1984 के, जो मिथाइल आइसोसाइनेट का कांड हुआ था आपके भोपाल में, उसके बाद में 1986 में। तो इस प्रकार से आज की हमारी ये यूनिट फिनिश होती है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह MCQ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल दिग्विजय इकॉन लैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी दिग्विजय इकॉन लैब से जुड़ जाएँ ताकि आपको सभी नोट्स, MCQ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही एग्जाम सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। मैं मिलता हूं आपसे अगली शानदार वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।